गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आप लोगों के सामने दिख रहा होगा बोर्ड में, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। मतलब डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस हम लोग यहाँ सीखेंगे। जनरली ये जूनियर सेक्शन के बच्चों को पढ़ना होता है, जैसे डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन कॉमन बातें हैं, कुछ कॉमन बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। अगर सीनियर बच्चे जो देखेंगे इसको, फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे, वो भी कुछ तो जानते हैं बट एक जगह कलेक्टिव वे में नहीं है, ठीक है। जिसके कारण जब कभी ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, तो हमें याद रहता नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी को एक कलेक्शन करके मैं एक जगह लिख दूँ और उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ, एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है। कुछ डिफरेंस हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मतलब किताबी दुनिया है, और कुछ डिफरेंस ऐसे भी हम मिलेंगे जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं और हम लोग सोचते हैं बट उसका आंसर किताबों में या फिर किताबों में लिखा नहीं रहता है, या फिर जनरली हम लोग उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक दे रहे हैं, मेरे से एक बच्चे ने पूछा कि सर एसी ज़्यादा डेंजरस है कि डीसी ज़्यादा डेंजरस है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एसी भी हमारे घरों में आता है और डीसी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो कौन ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो एक बच्चे का दिमाग चल रहा था, बोला नहीं नहीं डीसी तो सर, डीसी से तो हमको कुछ होता ही नहीं, मैं तो छू लेता हूँ डीसी को, और एसी को छूता हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मतलब उसे करंट लगता है, झटका लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके दिमाग में एक परसेप्शन बन गया कि नहीं, डीसी जो है, डीसी डेंजरस नहीं होता है, एसी डेंजरस होता है, ठीक है। तो इन सब बातों को समझेंगे। लेकिन पहले जो हम लोग है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में एक डिफरेंस जानते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंस हम लोग लिखे हैं एग्ज़ाम में, इसी को आप लिखिए, इसी को लिखिएगा। आप कोशिश यही कीजिएगा कि एग्ज़ाम में इसको लिखिए और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट होता क्या है। मैंने पहला पॉइंट लिखा है डायरेक्ट करंट में कि डीसी का करंट यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो कराता है, वन डायरेक्शन, ठीक, एक डायरेक्शन में फ्लो कराता है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो चेंजेस होगा डायरेक्शन पीरियोडिकली नया शब्द है ना, पीरियोडिकली का मतलब होता है, ठीक है, एक बार किसी एक डायरेक्शन मूव करेगा, फिर एक बार अनदर डायरेक्शन मूव करेगा, इसे पीरियोडिकली हम बोलेंगे। यहाँ पर चेंजेस लिखा है, चेंजेस मतलब बदलेगा, यहाँ डायरेक्शन चेंज होगा। एक बार डायरेक्शन ऐसे चलेगा, एक बार डायरेक्शन ऐसे चलेगा। तो एक बार मतलब इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा मूवमेंट में रहेगा, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे घरों में एसी चलता है, ऐसे एसी फ्लो होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका जो करंट डायरेक्शन है वो चेंज होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन चेंज होता है। तो मैंने लिखा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इसका मान भी बदलता है। सॉरी, यहाँ नहीं बदलता है, मैंने लिखा है कांस्टेंट, यहाँ लिखा है चेंजेस, ठीक है, चेंजेस। तो यहाँ कांस्टेंट किस में कांस्टेंट होता है, डायरेक्ट करंट में। का मतलब डायरेक्ट करंट में जो हमारे पास करंट का मान होता है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी जो वैल्यू होती है, जैसे मान लिया कि किसी बैटरी से करंट निकला 1 एम्पियर, तो वो 1 एम्पियर थ्रू आउट हमेशा के लिए सभी सर्किटों में कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी 1 एम्पियर करंट होगा तो 1 ही एम्पियर करंट निकल रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें करंट कभी 0 से 10, 0 से 2, 2 से 4 एम्पियर, 4 से 6 एम्पियर, 6 से 8 एम्पियर, फिर घटते घटते 1 एम्पियर, फिर 0 एम्पियर, इस तरीके से करंट उसमें हर समय वैल्यू, करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो मैग्नीट्यूड का मान परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड चेंज होते रहता है एसी में, और डीसी में मैग्नीट्यूड का मान चेंज नहीं होता है। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स आपके पास हो सकते हैं। आप रेसिस्टेंस आप लीजिए, रेसिस्टेंस लेकर और उसको उसमें पुट करके देखिए कि मान कितना होता है। इसमें हमारे पास, इसके लिए हमें 2 डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, आमीटर और वोल्ट मीटर। आमीटर वोल्ट मीटर लेकर आप उसको लेके आइए, देखिए करंट और वोल्टेज को नाप सकते हैं। तब आप देखेंगे तो इसमें जो करंट का मान होगा वो बार बार बदलते हुए दिखाई देगा, किसमें, एसी में, ठीक है, एसी में करंट का मान बदलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। इसके लिए आप ग्राफ बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं तो देखिए कैसा ग्राफ बनाते हैं, इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं और बताते हैं कि देखो करंट का मान हर समय बदल रहा है। सर कैसे, तो ये देखिए, ये जो है करंट एक्सिस आपने लिया और ये टाइम एक्सिस है, तो आप दिखाते हैं कि ये यहाँ पर जो है टाइम में है, 1 सेकंड में यहाँ पर वैल्यूज़ आया, फिर दूसरे सेकंड में यहाँ पर वैल्यूज़ गया,
तीसरे सेकंड में यहाँ पर वैल्यूज़ गया। तो मैग्नीट्यूड जो करंट का मान है धीरे धीरे बढ़ रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मान बढ़ रहा है। इसी को मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर दिया, यानी हम लोग ग्राफ में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग के रियल दुनिया में जो तार है, तार में जो मैग्नीट्यूड होता है करंट का, जो हमारे घरों में AC आता है, उसमें मान हमेशा बदलते रहता है, कभी 0 से 10, 20, 25, 30, 35 ऐसे। उसके बाद फिर घटता भी है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, ठीक है। तो सर घटते बढ़ते रहेगा तो घरों में ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग आगे चल के इसको AC सर्किट में पढ़ेंगे। जो सर होंगे वो AC पूरा पढ़ाते हैं। AC एक चैप्टर होता है, इसमें आप एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू, हो सकता है जूनियर सेक्शन वाले इस दो शब्द को नहीं समझेंगे, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू को समझ पाएंगे। एवरेज औसत मान और RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। इन दोनों वैल्यू का प्रयोग करते हैं और हम इन दोनों वैल्यू से किसी भी सर्किट में कितना एनर्जी लॉस हुआ या कितना एनर्जी खपत हुआ, कितना एनर्जी वो डिवाइस लेगा, इन सब के बारे में कैलकुलेशन करते हैं। तो दो चीज़ों को याद रखिएगा, औसत मान यानी एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू। RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये आगे चल के AC चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। चलिए, तो मैं तो यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ टर्म को धीरे धीरे समझेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस में आप दो डिफरेंस याद रखेंगे। एक पहला डिफरेंस हुआ कि डायरेक्शन नहीं चेंज होता है, इसमें डायरेक्शन चेंज होता है पीरियोडिकली। इसमें डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ DC करंट इन जीरो। फ्रीक्वेंसी नहीं होता है DC में, होता ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। मतलब कहने का मतलब कि सर फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, पहले आप डिफाइन कीजिए फ्रीक्वेंसी को, खुद सोचिए। नंबर ऑफ साइकिल्स बोलते हैं ना, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल, साइकिलों की संख्या, एक सेकंड में साइकिलों की संख्या जितनी होगी उसे आप फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। सर इसका ग्राफ जब आप बनाते हैं तो इसका ग्राफ आप इस तरीके से बनाते हैं, आप देखिए, ठीक है, एक कांस्टेंट ग्राफ बनाते हैं। तो ऐसा ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ में कहीं साइकिल नजर आ रहा है, आपको लग रहा है एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस तरीके से एकदम सीधा रेखा, इसमें कहीं भी कोई साइकिल नहीं बन रहा है, सीधा रेखा वो साइकिल कैसे बोलेंगे आप, साइकिल तो है नहीं। साइकिल का मतलब होता है, ठीक है, कोई एक काम बार बार रिपीट हो रहा है, उसे साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, ये वाला अगर हम वेव में बनाते हैं यहाँ पर, तो नीचे से ऊपर बनाए, फिर ये नीचे से ऊपर जाता है, तो आप देखेंगे कि ये वाला काम फिर से उधर हुआ, ठीक है, रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइकिल। यहाँ से यहाँ तक को एक साइकिल बोलेंगे, और यही उधर भी हो रहा है तो दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, और बार बार रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें फ्रीक्वेंसी होगा, बट DC में फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। इसलिए मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज नॉट जीरो, जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, इसकी वैल्यू होती है। और मैंने लिखा इंडिया में इसकी वैल्यू 50 हर्ट्ज ली जाती है, 50 से 60 हर्ट्ज के बीच में वैरी करता है, लेकिन फिक्स है हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज हमारी सरकार, भारत सरकार जो है, ठीक है, या बिहार सरकार जो भी अपनी बिजली प्रदान करती है आपको, वो 50 हर्ट्ज देती है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फिक्स करके रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। DC करंट में रेसिस्टेंस का प्रयोग होता है, ये एक इंपॉर्टेंट शब्द है, आगे चल के इसके बारे में पूरा डेरिवेशन कीजिएगा और आपको समझाया जाएगा कि DC में रेसिस्टेंस का ही प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो क्या सर और तो AC में क्या क्या होता है, तो दो और एलिमेंट इसमें जुड़ जाते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। मुख्यतः तीन एलिमेंट हम लोग आसपास देखने को मिलता है हमें, ठीक है। एक हो गया रेसिस्टर, एक हो गया इंडक्टर और एक हो गया कैपेसिटर, ठीक है। रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, बहुत सारे स्टूडेंट रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर देखे ही नहीं है, हो सकता है जूनियर बच्चे देखेंगे तो उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो पता चलेगा। जैसे कि घरों में जो पंखा लगा रहता है उसके ऊपर जो छोटा सा गोल सा लगा रहता है उसको कैपेसिटर बोलते हैं, कुछ लोग उसको कंडेंसर भी बोलते हैं, तो कंडेंसर भी सही शब्द है और कैपेसिटर भी सही शब्द है। और इंडक्टर, इंडक्टर का मतलब होता है तार को लपेट देना, इस तरीके से अगर आपके पास किसी तार को लपेट देते हैं तो ये इंडक्टर बन जाता है। सिंपल कोई भी तांबा का तार है उसको आप लपेट दीजिएगा तो इंडक्टर बनेगा। तो जनरली कैपेसिटर और इंडक्टर AC में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। जब आप AC सर्किट पढ़ते हैं या AC का स्टडी करते हैं तो वहाँ कैपेसिटर और इंडक्टर का बात होता है, क्या रसिस्टर का बात नहीं होता है? तो यस, रसिस्टर का भी बात होता है, इसमें तीनों की बातें होती है, यानी कि AC में, क्योंकि उसमें करंट का मान हमेशा चेंज होता है, तो करंट का मान तीनों में यूज किया जाता है। करंट के मान का जो बदलाव है वो तीनों के लिए सही है, तीनों के लिए यूज होता है। लेकिन अगर मैं इंडक्टर को DC दूं, कोई वैल्यू नहीं है, बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको, तो सर कैसे फर्क नहीं पड़ता? अगर आप हमसे पूछते हैं तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा इसके लिए आपको इसकी स्टडी करने की ज़रूरत है। इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर क्यों आया, इंडक्टर के बनाने से, इसको तार के लपेटने से क्यों, मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब थोड़ा सर्च करना होगा आपको। और अगर मेरी और वीडियोज़ होंगी उसको देखिएगा तो पता चलेगा, ठीक है। तो इंडक्टर में मैं इसे बता दूं कि जब आप इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है,
चुंबकीय क्षेत्र, फ्लक्स बोलते हैं आप इसे। लेकिन इसमें कौन सा करंट देंगे, तो अल्टरनेटिंग करंट देंगे, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी देंगे, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसी का यूज हम लोग आगे चल के इसी को हम लोग आगे चल के क्वाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाइल, जो पंखों में लपेटा रहता है, क्वाइल बोलते हैं ना आप। ठीक है, या फिर आप बहुत जगह तार को लपेटा हुआ, स्प्रिंग की तरह लपेटा हुआ देखते हैं, सभी जगह क्वाइल है। और दैट्स एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टर, वो एक प्रकार का इंडक्टर का एग्जाम्पल है। आइए नेक्स्ट आते हैं, डीसी करंट कैन नॉट ट्रांसफर लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज एनर्जी लॉस। एक इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि डीसी का यूज़ अगर हम प्रोडक्शन कर भी लेते हैं तो लंबे दूरी तक हम इसको नहीं भेज सकते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है। अगर हम प्रोड्यूस कर भी रहे हैं तो सर, एक बच्चे ने कहा कि क्या डीसी प्रोड्यूस होता है, तो हाँ होता है, केमिकल एनर्जी से हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं, केमिकल से हम ढेर सारा एनर्जी प्रोड्यूस कर लिए, चलो। लेकिन इसको अगर हम लंबी दूरी तक भेजेंगे तो तारों के जो रेसिस्टेंस होंगे उसी में बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाएगा, तो पहुँचते 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 बहुत कम एनर्जी बचेगा। ठीक है, बहुत कम एनर्जी बचेगा तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम लोग डीसी को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है। डीसी का प्रोडक्शन हो गया, डीसी का प्रोडक्शन हो गया, कैसे हुआ सर, केमिकल एनर्जी से, और कोई तरीका नहीं है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि एसी से डीसी में बदलते हैं आप, रेक्टिफायर, तो एसी से डीसी बदलते हैं। तो एसी का प्रोडक्शन होता है कहाँ बाबू, मैंने लिखा है कि पावर प्लांट्स और जनरेटर में होता है, जो लास्ट अंतर है आपके पास। चलिए, तो एसी को सेफली ट्रैवल कराया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस में। देखते होंगे आप, बड़े बड़े पोल लगे रहते हैं, आप देखे होंगे इस तरीके से पोल लगा रहता है, ऐसे, इसमें इस तरीके से पोल लगा रहता है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ भी एक रहता है इस तरीके से, और यहाँ से ऐसे ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। और इस ट्रांसमिशन लाइन से आप बिजली को देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है। ठीक है, और बाकी बीच बीच में ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, ग्रिड होते हैं, सब ग्रिड होते हैं, ठीक है, पावर हाउस होता है, बहुत सारे ऐसे सब स्टेशंस होते हैं, स्टेशंस होते हैं। आपको आगे चल के धीरे धीरे चैप्टर्स में ये सब मिलेगा। अगर आप अभी सेकंड सेमेस्टर में हैं और देख रहे हैं तो थर्ड में मिलेगा। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, थर्ड सेमेस्टर में एक सर आते हैं, ठीक है, पावर जनरेशन वाले सर, वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, या फोर्थ सेमेस्टर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले सर, वो सभी सबको समझाएंगे। चलिए, हाँ, एक और आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एक टेक्निकल टर्म है जो कि आपको अभी मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पावर फैक्टर को याद कर जाइए। पावर फैक्टर डीसी का 1 होता है, और इसमें पावर फैक्टर ठीक है, इसका जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। मैं इस टर्म को नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये एक टेक्निकल टर्म है, जब चैप्टर के अंदर जाएंगे तो इसका यूज़ होगा, अदरवाइज आप इस टर्म को छोड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि अंतर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको एक अंतर के रूप में हम लोग ले लें, ठीक है, कि हाँ चलो ये एक अंतर बन जाएगा। ऐसे पावर फैक्टर को डिफाइन किया जाता है, जब आप एसी पढ़ते हैं तो वहाँ पर पावर फैक्टर आप लोग को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसका वेवफॉर्म मैंने छोड़ रखा है, तो ये वेवफॉर्म इसका दिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले। एक वेवफॉर्म बना दीजिए, टाइम और इधर करंट दिखाना है। इसका करंट के रेस्पेक्ट में जो ग्राफ होता है वो एकदम कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका जो करंट के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में जो करंट का ग्राफ होता है वो, ठीक है, ऊपर नीचे वेरी करता है। अलग अलग वेव हो सकते हैं टाइम के साथ, ठीक है, ये ट्रायंगुलर हो सकता है, ठीक है, ट्रायंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ये ट्रायंगुलर है, ये साइनोसॉइडल है, ऐसे बहुत सारे वेव्स हो सकते हैं। आइए, लास्ट है सेल को, जो है सेल को बैटरीज, डीसी को, यानी डीसी को हम सेल या बैटरी से प्राप्त कर लेते हैं। एक छोटा सा डिवाइस होता है, इतना बड़ा मेरे पास डिवाइस है, उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन जमा करके रखते हैं, वही हमारा डीसी है। ठीक है, लेकिन एसी को हम जमा नहीं कर सकते हैं, ये हमें एसी जनरेटर या पावर प्लांट से डायरेक्ट मिलता है, वहाँ उत्पादन हो रहा है और हमारे पास ट्रांसमिट हो रहा है और हमको मिल रहा है। एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता है, एसी को स्टोर कहीं करते हुए आप देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि इसमें समय के साथ वैल्यू बदलते रहता है, तो आप कैसे स्टोर करेंगे? कोई भी चीज़ स्टोर तब होता है जब वो कांस्टेंट होता है, लेकिन हम किसी चीज़ को समय के साथ बदल रहे हैं तो उसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बाद में जो बदलते हुए चीज़ों को अगर मैं कन्वर्ट करके कांस्टेंट के रूप में कन्वर्ट कर दूँ, जो डीसी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ। जैसे हमारे घरों में एसी आ रहा है, ठीक है, तो क्या उसको स्टोर कर सकते हैं? तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं बैटरी में उसको स्टोर कर लेता हूँ। बैटरी एक प्रकार का डीसी है, लाओ भाई तुमको कन्वर्ट कर देते हैं एसी से डीसी। आपको याद होगा एसी से डीसी मैंने कन्वर्ट करने के लिए सिखाया था, उसका नाम है रेक्टिफायर। एसी से डीसी, एसी से रेक्टिफायर के साथ साथ मैंने फिल्टर लगाया था, यानी रेक्टिफायर प्लस फिल्टर अगर मैं लगा दूं तो हमें डीसी, प्योर डीसी मिलने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डीसी, एसी से डीसी कन्वर्ट करते हैं।
तो मैंने एक छोटा सा अंतर रखा, ठीक है, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा अंतर आप लोगों को रख सकते हैं डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में। बहुत छोटा सा अंतर है, आप इसको एक दो बार स्टडी कर लें, बेसिक जानकारी है इसमें, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं दोबारा तिबारा और देख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में जाके अपना कमेंट दे सकते हैं। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।